Recording in progress. हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो 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 चलिए। हेलो हेलो बच्चों, चलो। हेलो 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 हेलो। ठीक है बच्चों।
स्टार्ट करें? तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारा हमने माइक वाइक लगा रखा है भाई, देखो। हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलिए, बहुत सारे ऑडियो चल रहे हैं, जूम पे भी हम आ ही गए हैं। So what is happening today? We are going to discuss about the enzyme inhibitors. ठीक है, enzyme inhibitors के बारे में डिस्कस करेंगे and we will going to discuss about the understanding of enzyme concept. कैसे enzyme behave करता है, कैसे substrate से bind करता है, how they are binding and how they are changing the behavior of the substrate, how the catalysis is going to perform, right? And then inhibitors types, enzyme kinetics calculation भी कराएंगे कि हम Vmax की, and we will discuss about the suicide inhibitor. तो inhibitors को जानने के पहले आप सभी CSIR की तैयारी कर रहे होंगे and all that you are welcome to Merit Life Sciences Tutorial. Every day we are having the classes here. So now you can see enzyme क्या है। अगर enzyme की हम बात करें तो enzyme is a biocatalyst। ठीक है, enzyme is what? Enzyme is a biocatalyst। तो अगर हम enzyme को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लें, राइट? कलर को मुझे थोड़ा वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा क्लियर? स्क्रीन दिख रहा है क्लियर सबको? तो हाँ, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। इसको डिज़ाइन से हम कर सकते हैं चेंज। कहीं कहीं पे अल्फ़ाबेट दिख नहीं रहे हैं। यस, अभी देखने लगे। तो आई थिंक दिस इज बेटर। यस, सो इनहिबिटर्स टाइप, एंजाइम काइनेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सारा हम देखेंगे। इसके पहले हमने कल डिस्कस किया था, कल का देख लीजिएगा यूट्यूब। ठीक है, तो आप सभी CSIR एस्पायरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि रेगुलर वॉच करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, है ना। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। ठीक है, हाय एवरीवन, हाँ जो अभी आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what happens when we are going to see a reaction with the enzyme. enzyme का अगर substrate के साथ reaction होता है तो what is going to happen? So you know enzyme का 3D structure कल हमने discuss किया था, right? So this is what you can see, the pocket like structure that is called as the active site. हमने कल दो बातें की थी कि एक तो ये simple enzyme है, right? They are the simple enzyme। एंड दूसरा हमने बात करी थी जिसमें सिर्फ एक्टिव साइट है। दूसरा एंजाइम इस तरह का है जिसमें देयर इज अनदर साइट बिसाइड द एक्टिव साइट। ठीक है ना, एक छोटा सा और साइट होता है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये एक्टिव साइट होता है एंड दिस इज अ एलोस्टेरिक साइट। ठीक, व्हेन देयर इज एलोस्टेरिक साइट तो इसका बिहेवियर अलग होता है, टोटली द बिहेवियर इज सेपरेट। ठीक है ना। तो अगर इनहिबिटर्स की बात करोगे तो वी कैन डिस्टिंग्विश इनहिबिटर्स बेस्ड ऑन दिस एक्टिव साइट्स। तो अगर मान लो इस एक्टिव साइट पे डायरेक्टली बाइंड करता है, अगर कोई सबस्ट्रेट है दैट डायरेक्टली बाइंड्स हियर, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्योंकि इनहिबिशन की बात हो रही है और कल हमने बताया था कि एक्टिव साइट्स में क्या फीचर्स होते हैं कि पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में देयर आर वेरियस अमाइनो एसिड। जो सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सपोज मान लो OH है या COH है,
तो ये सारे इससे रिएक्ट करते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। इस एसआर में क्वेश्चन पूछा भी गया कि अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन होता है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे कितने बनेंगे, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसलिए कहते हैं बिकॉज एक ही एक्टिव साइट है एंड द सबस्ट्रेट एक तो ओरिजिनल होगा जो कि इसको बाइंड करेगा, और एक होगा फेक सबस्ट्रेट या इनहिबिटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। एक तो एंजाइम है जो कैटलाइज कर रहा है, कैटलाइज मतलब स्पीड अप कर रहा है, दे आर स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को हम देख रहे हैं बढ़ाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द एंजाइम। और अगर इनहिबिटर्स हैं सॉरी, तो इनहिबिटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इनहिबिटर्स रोकते हैं, तो दे आर हैविंग द सेम साइट, है ना, सेम साइट होती है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। तो अब यहाँ पे चूंकि एलोस्टेरिक साइट है, इसको हम कल बताए थे रेगुलेटर साइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेगुलेटर साइट। रेगुलेटर साइट क्योंकि जो भी सबस्ट्रेट है डायरेक्टली दे कैन बाइंड द एक्टिव साइट। रेगुलेटर साइट पे अगर कोई सबस्ट्रेट यस आके बाइंड कर रहा है तो देयर इज ए कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज। इतना आइडिया है सबको। हेलो एवरीवन, हेलो, चलो जो पढ़े उसका भी भला, जो ना पढ़े उसका भी भला, ठीक है। मैं तो लिंक भाई शेयर कर देता हूँ कि आप सब इसको देखो, है ना, राइट। आपकी मर्जी है ना देखो, तो जरा से एक मिनट रुकना, देख लूँ कौन कौन लोग ज्वाइन किए। हेलो एवरीवन, कौन कौन ज्वाइन किया है आज मुझे। 7 बजे डेली होता हूँ क्योंकि मेरा टाइमिंग परफेक्ट है 7 PM पे, ठीक है ना। तो जो लोग चाहते हैं इसकी रिकॉर्डिंग तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजाइम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को पता नहीं है, मैंने एक किताब भी लिखी इसके ऊपर, सो दैट कि जो दर्शक चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो देकर, ठीक है ना, एडवांटेज ले सके, ठीक है। चलो हम क्लास करते रहते हैं, फिर ये आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम बात कर रहे थे रेगुलेटर साइट होते हैं इस पे। तो इनहिबिटर का फ़ायदा क्या होता है, इनहिबिटर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनहिबिटर स्टडी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैंने आज टॉपिक का नाम दिया है, तो इनहिबिटर 2 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें देयर आर 2 टाइप ऑफ इनहिबिटर्स। एक इनहिबिटर्स हम लिख सकते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक तो होंगे रिवर्सिबल, मतलब जिनको तोड़ा जा सकता है, जिनको डायलिसिस से अलग कर सकते हो, और जिनको हाँ दे आर नॉट टफ बाइंडिंग, दे आर रादर दैन दे आर हैविंग द नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग, नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग। तो इनको इजी टू सेपरेट है, इजी टू सेपरेट, ठीक है ना, इसलिए इनको रिवर्सिबल कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं वो बता देते हैं। 3 तरह के आते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव, है ना, एंड देन नॉन कॉम्पिटिटिव जो एलोस्टेरिक साइड पे होते हैं, एंड एक होता है मिक्स। मिक्स को कभी कभी क्या कह देते हैं, अनकॉम्पिटिटिव। तो इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे मज़ेदार जो क्वेश्चन CSR में पूछा जाता है अक्सर इनहिबिटर पार्ट से, दैट इज द इरिवर्सिबल। व्हाट इज द इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में अंतर क्या है। जो इरिवर्सिबल होते हैं दे आर हैविंग द कोवैलेंट बॉन्ड, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो दे आर
डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो ये समझ लो, ये डायलिसिस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू सेपरेट, है ना। इसको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये परमानेंट बाइंडिंग होती है एंड दैट्स वाई देयर आर टू पार्ट्स। इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? किसी कोई डाउट हो तो मैसेज बॉक्स में भेज दो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो मैसेज बॉक्स में भेज दो। ठीक है, हेलो। और सबसे मजेदार जो क्वेश्चन है सर, हेलो। तो थोड़ा स्ट्रीमिंग स्लो है, कोई बात नहीं, देखना चाहता कोई अच्छा भी बच्चा होगा पढ़ने वाला, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो निकाल सके, है ना, क्वालिफाई कर सके, जिनमें वो जज्बा हो। ठीक है, राइट। तो वो वाले बच्चे हमको चाहिए। हाँ, तो अगर कोई कमेंट है तो आप दो, इसमें हमसे बातें करेंगे। एक पोल भी हमने दिया हुआ है, उसको आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसको करिए। ठीक है, वोटिंग लाइन चल रही है, चलिए। तो मैं यही बात कर रहा था कि देयर इज ए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बाइंडिंग। रिवर्सिबल बाइंडिंग में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, डिफरेंट टू डिफिकल्ट टू सेपरेट, एंड ये होती क्या है, परमानेंट बाइंडिंग होती है, परमानेंट बाइंडिंग होती है। तो इसमें एक कैटेगरी आती है सुसाइड इनहिबिटर की, मतलब आप रिवाइव नहीं कर सकते, है ना। इसमें रिवाइव कर सकते, इसमें रिवाइवल के बहुत चांस है। तो इनहिबिटर की बात करेंगे तो इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है कि कैसे स्पीड अप करता है, इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। और इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर देखोगे तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि मिकेलिस एंड मेंटेन, राइट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियल में ये पहचाना या ये जानने की कोशिश करी कि रियली होता कैसे है ये चीज़ें। तो जैसे मैंने बताया, एंजाइम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो सकते हैं, एंड करते क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाती है, परमानेंट बाइंडिंग हो जाती है, डिफिकल्ट टू सेपरेट है, तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बेटे सेपरेट नहीं कर सकते, राइट, तो ये दिक्कत आती है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे में हम पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये बिहेवियर कैसा होता है, मिकेलिस मेंटेन को आइडिया कैसे आया। तो अगर आप देखोगे तो ये फिगर है, ये फिगर आप देखोगे तो व्हेन वी आर मिक्सिंग द एंजाइम इज सबस्ट्रेट, जब हम एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पता ही होगा आपको सबको। ठीक है, तो आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन है ये, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप, ये एंजाइम फिक्स कंसंट्रेशन है, राइट, एंजाइम का फिक्स कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो जब एंजाइम का फिक्स कंसंट्रेशन लेते हैं और सबस्ट्रेट बढ़ाते रहते हैं, वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट, तो इनिशियली देखोगे रेट स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, यानी प्रोडक्ट बनने की क्षमता बिल्कुल यहाँ पे जीरो है, मिक्सिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन हो रही है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में। तो यहाँ पे एंजाइम है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग बहुत स्लो है, यहाँ पे आपको देखोगे ES बन गया है, और यहाँ पे ES जो कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन लेवल। तो ये तो लोगों को पता हो गया था कि देयर आर वेरियस एंजाइम विच कैन फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बनते हैं, बट प्रोडक्ट वो जो बनते हैं रियल में, वो प्रोडक्ट जो होते हैं क्या उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, कैन बी क्वांटिफाई। तो मिकेलिस मेंटेन ने इस बात को समझा कि एक्चुअली में ये स्टेजेस होती है, फर्स्ट एंजाइम, देन आप सबस्ट्रेट डालते हो, तो देन सबस्ट्रेट इज कंबाइनिंग टू फॉर्म द ES, E प्लस S, यहाँ पे लिख सकते हैं ES बनेगा, एंड ES की ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट स्टेट होती है,
जो थोड़े टाइम के लिए बनती है, एंड देन ये कन्वर्ट होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, और एंजाइम सबस्ट्रेट ही ब्रेक होके, ये कंसंट्रेशन का है ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट इसे लगाते हैं, प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम। ये प्रोडक्ट फाइनली आप एंजाइम देख रहे हो कि रिवाइव हो गया, एंजाइम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, और ये स्पीड अप कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। तो ये याद रखना कुछ पॉइंट्स हैं। तो इनका जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है। तो दो स्टेप हैं इसमें, इस इक्वेशन से आप समझ लो। पहला स्टेप क्या है, आपको दिख रहा होगा, when enzyme is combining the substrate they are forming the a new complex, right, called as the ES complex. This is the substrate binding phase, this is the phase 1. What is it? This is the phase 1. And second, when the ES is going to break down into the E plus P, this is called as the catalytic step. इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब मैसेज कर देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे मैसेज कमेंट बॉक्स में छोड़ दो और मैं रिप्लाई दे दूंगा, इसको रेगुलर चेक करते रहो, ठीक है, राइट। तो जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जो एंजाइम एक्टिविटी है बहुत सारे, एक नहीं है। एक तो ये भी पूछा गया सीएसआर में कि अगर एंजाइम कंसंट्रेशन फिक्स ना रहे, बढ़ा दें तो क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन ऑल्सो, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो जितना एंजाइम होगा तो इस टाइम पे जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा। जनरली हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ ऐसे आता है, यहाँ पे एंजाइम फिक्स है। लेकिन अगर एंजाइम भी बढ़ा रहा है और सबस्ट्रेट भी बढ़ा रहा है तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, क्लियर। और एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, वेलोसिटी इज आल्सो corresponding increase in initial phase, but the curve flatten afterward. The maximum velocity thus obtained is called V max. इसको क्या कहते हैं, V max कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, V max। यहाँ पे क्योंकि सैचुरेशन होगी, इसके बाद बढ़नी नहीं है, तो जब एंजाइम की एक्टिव साइट फुल्ली सैचुरेट है, दिस इज कॉल्ड एज अ फुल्ली सैचुरेटेड। जब फुल्ली सैचुरेटेड है तो दिस इज हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको कहते हैं वी मैक्स। जब स्टार्ट हुआ तो स्पीड कम थी तो इसको V0 बोल दिए। तो दो फैक्टर हैं याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, है ना, इनिशियली, बाद में थोड़ा पैटर्न हो जाएगी, फिर बाद में सैचुरेशन कब आ जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। मान लो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अगर मान लो बढ़ा दे तब क्या होगा, तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा लगेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, राइट। डिचैटलियर्स प्रिंसिपल जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको समझ में आएगा भाई, नहीं होगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके, राइट। देखो जिसको पढ़ना है, क्वालिफाई करना हो तो करेगा, और जिसको टाइम पास करना है, जिसको मस्ती करनी है, जिसको बकवास करना है, कुछ लोग होते हैं ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले, उनको प्रायोरिटाइज कर दो, फैशनबाजी में लगे रहते हैं, है ना। उनके अंदर टैलेंट दिखाने के लिए होता है, करने के लिए मेहनत कुछ भी नहीं है। उनको कितना भी फैसिलिटी दे दो वो मरे रहेंगे, ज़िंदगी ऐसे हेल्प बनी रहती है। वो माँ बाप के लिए बोझ होते हैं, पैसा बर्बाद करने के लिए पैदा होते हैं, नालायक टाइप, पढ़ना नहीं, आगे नहीं करना, दूसरों को भी डिस्कस, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है।
राइट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लें तो दिस इज ऑल्सो, ये क्राइटेरिया याद रखना है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में। तो टीचर का काम जो होता है वो होता है ये कि आपको निकाल के दे। तो मेरे विषय में आपको अंदाज़ा होगा कि आई एम प्रोफेसर ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड having 20 years of teaching experience in that field. ओके, CSR में लास्ट 3 ईयर से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, काफ़ी लोगों को निकलवाया, काफ़ी लोगों को निकलवाया। जिनको निकालना है वो निकाल लेते हैं, जिनको नहीं निकालना है वो नहीं निकाल सकते। कुछ भी कर लो, गधे के गधे रहेंगे। गधों को आप घोड़ा नहीं बना सकते ना। एक पिन पॉइंटेड बात पकड़नी होती है ना। जैसे एंजाइम पढ़ा ना तो पूरी बुक आप नहीं पकड़ सकते, याद नहीं रहेगी। एक पिन पॉइंटेड बात पकड़नी होती है। जो एंजाइम चैप्टर में जो पिन पॉइंटेड बात है वो है एक्टिव साइट। ठीक है, तो व्हेन यू आर, है ना, एक्टिव साइट की अगर बात करोगे तो एक्टिव साइट ही सब कुछ है। अगर आप ध्यान से देखो, जिसको एक्टिव साइट समझ में आ गया, उसका 3D स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसका बिहेवियर समझ में आ गया, तो वो सारा कुछ कर लेगा। हेलो सत्या, हेलो, am I audible? सत्या, हमने भी निकाले हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन निकाले, JNU निकाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकाला है। लोग गधे के गधे रहेंगे। गधों को आप घोड़ा नहीं बना सकते। हेलो, यस सर, आवाज आ रही बेटा? हम ऑडियो परफेक्टली? ओके, व्हाई यू आर लेट? सर यस सर, आप लेट हो गए बेटा, काफी वही देर सर? से, काफी देर से क्लास स्टार्ट है, काफी लेट हो गए आप। सर you please English talk. I am saying you are late. English. You are late. I have started the class. Yes sir. Much. Sorry sir. So do you know the topic what we I am discussing today? So, sorry sir, I am two or 3 days leave with me. My university practical examination, I am not there contact with this. Okay. So I am discussing enzyme activity, no? How? Okay sir, you firstly this start the exam sir, please sir. No, this is the second lecture, no? This is second lecture of enzyme activity and this is the 11th lecture of unit 1. Okay, so the subscribed students are attending classes regularly and they are gaining that benefit, no? Because if you break the link, no? If concept is broken, then everything is broken, no? Okay, everything built on the concept, no? Science built on the concept. You cannot, like a junk food, you cannot have a pizza out of, no? You have to learn from very beginning. You have to scratch. You have to learn from scratch. Then anyway, so not wasting time. Again, so I'm discussing how the behavior of the enzyme in the substrate. If you are increasing this, last time this question was asked. If you are increasing the enzyme also with the substrate, then what will be the graph? The graph will be straight line, right? Rate of reaction will be straight line. And if you are keeping the enzyme fixed and increasing the substrate concentration, then you can see the graph like this. Okay. So initially you can see that there are two type of velocity, initial velocity and final velocity. Final velocity is called as the maximum velocity. And sometimes this question can be asked that what will be the effect of concentration of product? If you are increasing the product, then what will happen? If you are increasing the product, certainly this is going to be reversed. And you can say the rate of reaction will either going to be slow down or it's going to be stopped completely. So now what will be the effect of temperature? Because temperature is varying a lot. Okay, so temperature initially directly proportional to temperature.
So initially when you are increasing the temperature, so the graph you can observe like this. This is the substrate, this is the rate of reaction. If you are having any doubt, you can ask me better, right? So now you can see the graph like this. At certain temperature, the rate of reaction is increasing, but afterwards you can see the fall in the graph. So why this fall in graph? This question was also asked. If you are increasing the temperature beyond 37 degrees centigrade, then this is going to be fall. This is called as the bell-shaped curve. What is the shape of a bell-shaped curve? ठीक है ना? Bell shape की curve होती है. What is this? So this is because of denaturation of enzyme. Have you heard about the denaturation of enzyme? We are increasing the temperature beyond 37 degrees centigrade, and if enzyme is from mesophilic condition, so mostly mesophilic enzyme denature after 37 degrees centigrade. They are going to denature 45, 40, 50, you know. Completely they can denature at 100. So sometimes if you are isolating the enzyme from thermophilic, their behavior is totally changed. Means they are going to show the maximum point above 55, 70, 80 even, so that is called as the thermophilic versus mesophilic. Which is better? The thermophilic is better in the term of optimum temperature. And why the rate of reaction is going to be increased at high temperature? Because Yes, sir. why rate of reaction is going to be increased when we are increasing the temperature? Suppose there is enzyme substrate reaction and we are increasing the temperature, right? So now you can see the product formation rate is enhanced. What is the reason? Affect to the temperature for denaturing into enzyme activity. No, not denaturation. We are increasing the temperature. Initially, you can see the enhanced rate of product formation. Suitable in temperatures, yes, sir. No, not suitable temperature, because collision is going to increase between the substrate and molecular collision. If you are Yes, sir. increasing the temperature, they are going to increase. Okay, and if you are decreasing the temperature at 4 degrees centigrade, the collision is going to freeze at all. They are not going to see any product formation at low temperature, right? When we are increasing the temperature, collision is increased, and that's why we can see the more product formation, right? More product formation is there, but beyond the optimum temperature, this product formation will be low because of denaturation of enzyme. Clear? Clear, sir. So what is the effect of pH? If you see the effect of pH on the rate of reaction will be almost the same. You can draw the graph like this, right? And again you are watching the bell shape curve. Yani beyond optimum temperature, this is the optimum temperature. This is the optimum temperature. This is the initial pH. This is the final pH. Okay. So this is the rate of reaction V. Okay, this is the V0, this is the V max, right? But this is also going to show a drop in this curve, this graph. This also is because of denaturation, right? You can say denaturation, but actually what is happening inside the active site? Can you tell me? Why at increased pH there is a drop in the curve? Yes, sir. What happened when you are increasing pH? Why there is a drop in this curve?
Why there's a drop in the In curve? the Tell me. synthesis of stops, sir. Hmm? Catalyze reacts. Catalyte reaction. Catalyze enzymatic. Catalysis is going to be slow at high pH. Why? The survey the pH is suitable not, sir. No, no, you know, Damage physically or the enzymatic system, sir. no, no, not at all. What is happening? You were talking about the enzyme. They are having the key site called as the active site. Active site होता है, ठीक है? And they are having amino acids in their center. Okay. So whatever the substrate is there, they are also having some functional group like COH, OH, you know. There are a lot more functional groups that are interacting with amino acid side chain. So if you are giving them favorable pH, then their interaction will be more, right? So before you join in the class, I was discussing the same thing. If there will be more non-covalent interaction, if there will be more non-covalent interaction, then rate of reaction will be more. So anything if they are increasing the chances of possibility of non-covalent interaction, the rate of reaction will increase. So that's why beyond a optimum pH, which is varying between the 6 to 8 for alkaline phosphatase and pepsine 1 to 2 and acid phosphatase 4 to 5, okay, alkaline phosphatase 9 to 10, 9 to 10, right? There are various enzymes having the different optimum pH, means their active sites and substrate interaction is at a different pH. You cannot say this is for all true for all the enzymes. Okay, so generally optimum pH is between 6 to 8, but when increasing pH beyond optimum pH, then you are going to see a drop. Why are you going to see a drop? Because of, hello, am I audible, beta? Yes, sir. Am I audible perfectly? Yeah, audible. Okay. Yes, sir. Okay. So non-specific reversible you can classify competitive, non-competitive, allosteric and feedback. Mostly these two are very important for CSIR exam. Okay, beta? Clear? Right. Okay. Sir, one question. Yes, yes. All, sir, commonly asking this some questions, sir. Yes. All enzyme for protein, all protein for enzyme. Yes, sir, correct. I am audible. Yes. All enzyme are not protein. All proteins are not enzyme. What do you want to say? Yes, the enzyme not protein. What is the not the enzyme, sir? Only enzyme the produce for not protein. The first area you will some example for explain, sir. Enzyme. Example for enzyme name or Yes. You can see there are various enzymes which are not protein. You want to ask the example? Okay. So there are various enzymes which are not protein like enzyme. Okay. Got the idea? Enzyme is antibody based enzyme.
antibody based, Yes. okay, RNAs. RNAs is what? RNAs is protein or what? Enzyme, sir. This is enzyme, but protein, they are also protein. No, sir. They are not protein. So that's why only in exceptional cases, right? Few enzymes which are actually not protein are able to catalyze the reaction. Catalyze the reaction. Okay, they are able to catalyze the reaction. So that's why they are kept into the category of enzyme, but they are not proteins. So 99% case you will see mostly enzymes are proteins because there must be active site. If any enzymes contain the active sites, then only you can call them enzymes. Without active sites, how they can work? This was the question. So it was found that like enzyme and other enzymes which are not Binding. protein, they are forming a complex similar to the enzyme substrate complex, and that's why they are able to form the product even they are not having the active sites. Okay, this is the major difference. We will discuss later on few more examples. Clear? Clear, sir. Examples, sir. Examples, enzymes, names, sir. I have Any examples? given the name na? Five names on. I have given the name na, Yes, sir. enzyme, RNAs, है ना, telomerase. There are various names, okay, which are actually Okay, sir. not protein. Telomerase is an enzyme, sir. Absolutely. Pardon? Telomerase is enzyme. Telomerase is also enzyme. Telomerase is also enzyme. Okay. Okay, sir. Telomerase enzyme, RNase enzyme, reverse transcriptase enzyme, है ना? Right? There are Okay, many enzymes. You can see. Okay. Many enzymes are. Few examples are also there, which are not protein. Right? The enzyme that are not protein. Have you heard any one of them? Do you know any one of them? Ribozyme, and ribozyme is the best example. Hexokinase, synthase. There are various enzymes, right? Okay. Am I audible? So बच्चों हम बातें कर रहे थे about the reversible enzyme inhibition. Okay. तो वो तो सिलेबस हमने कल दिखा दिया था कि ये हम प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम काइनेटिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं. फिर एंजाइम रेगुलेशन पे आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ये सारा डिस्कस करेंगे आपसे. ठीक है ना. कल हमने ये कोएंजाइम के बारे में डिस्कस किया था, क्लासेस डिस्कस किया था. ठीक है, वो देख लेना प्रीवियस वीडियो में, वो सारा हमने डिस्कस किया. नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था कल. ठीक है, साइलेंट फीचर्स डिस्कस किया था ना, कैसे वो करते हैं वो चीज़ किया था. ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना. एंजाइम ये सारा डिस्कस किया हुआ था. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट वन बिकॉज उसको रिवाइज करने का फ़ायदा नहीं है. राइट, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का डिस्कस किया था, 3D स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, है ना.
तो CSIR के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था। एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। फीडबैक इनहिबिशन पे आ रहा है, रेट लिमिटिंग स्टेप पे आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन डिजाइन पे आ रहा है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कैटालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्टिवेशन एनर्जी अब हम कल डिस्कस करेंगे। और ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम बता भी देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी was very very important. That was the turning point of understanding of enzyme. तो कैसे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, हाउ द एंजाइम इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, वो कल 8 बज चुके हैं, हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। आज